नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उस युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर हुआ। अपने को पता है द्वितीय विश्व युद्ध आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि वर्ष 1939 से 1945 तक ये चला था। 1945 के बाद में क्या क्या नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई या फिर उस समय जो भी नए गठजोड़ या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेषकर क्या परिवर्तन हुए अपन आज पढ़ेंगे। पहला बिंदु है यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। यूरोपियन प्रभुत्व यानी डोमिनेंस, किसी दूसरे राज्य पे किसी अन्य राज्य का जो उसके ऊपर अधिकार, कोई वैचारिक अधिकार हो या फिर राजनीतिक या आर्थिक या किसी भी तरीके से जो भी अधिकार होता है वो प्रभुत्व होता है, उसका अंत हुआ। यानी कि विश्व युद्ध से पहले यूरोपियन देशों का पूरे विश्व में के अन्य देशों पे जो प्रभुत्व था उसका अंत हुआ। मुख्यतः यूरोपियन देशों में अपने को पता, जैसे भारत में अपने देश पे इंग्लैंड का प्रभुत्व था। इसके अलावा भी फ्रांस, जर्मनी, इन जो बड़े देश थे उन्होंने अलग अलग जगह देशों पे अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो विश्व युद्ध के पश्चात जब आर्थिक रूप से कमज़ोरी होती है या फिर इनकी जो सैनिक शक्तियाँ भी कमज़ोर होती हैं, इस वजह से उनका प्रभुत्व उतना नहीं रह पाता कि वो दूसरे देश पे अपना अधिकार बनाए रख सकें। तो ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रभुत्व इनका ख़त्म हो गया था। दूसरा बिंदु है परमाणु युग का सूत्रपात। युग यानी एक ऐसा समय, एक दीर्घकालीन समय जिसमें परमाणु जो शक्ति होती है उसका चलन शुरू हो गया था। वो युग तब से शुरू हुआ माना जाता है, विश्व युद्ध के पश्चात से। क्यों माना जाता है अपने को सबको पता है। 1945 में हिरोशिमा पे अमेरिका ने जो अणुबम गिराया था, ये पहला गिराया गया था और अभी तक का लास्ट भी है, पर उससे इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में अन्य देशों ने भी अणुबम बनाने शुरू कर लिए। तो एक परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस युग में कुछ एक दो नई विशेषताएं उभर के आती हैं, जैसे कि जिस देश के पास में परमाणु बम होते हैं उस देश से दूसरे देश को थोड़ा खतरा रहता है कि इस बम का ये प्रयोग ना कर डालें उनके विरुद्ध। तो इससे एक तरीके से फ़ायदा ये हुआ कि इससे देशों ने आपस में युद्ध लड़ना कम कर दिए, ये डर के कि परमाणु बम का प्रयोग हो जाएगा तो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट ये रहा कि हर देश ने अब परमाणु बम बनाने के अपनी प्लान थे वो तेज़ कर दिए, या फिर हर देश की इच्छा रहती है कि उसके पास भी वो शक्ति आ जाए ताकि वो दूसरे देश से बराबरी की होड़ कर सके या फिर अपने भय का निवारण कर सके। इस युग को या फिर इस कंडीशन को मैक्स लर्नर एक बहुत अच्छे विचारक रहे, उन्होंने अति मारकता का युग कहा है, द एज ऑफ ओवरकिल। यानी ऐसा युग जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा सकता है इस शक्ति की वजह से। तो इसको अति मारकता का युग कहते हैं। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, आपके पीजी लेवल पे जब पूछे जाते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। एशिया एवं अफ्रीका का जागरण मतलब एशिया और अफ्रीका वो गरीब देशों का जो महाद्वीप माने जाते हैं। इन पे मुख्यतः उस समय ब्रिटेन और यूरोपियन जो अमेरिकन या फिर और भी देशों के प्रभुत्व था, यानी उनका डोमिनेंस था इनके ऊपर। इनके उपनिवेश बना रखे थे यहाँ के देशों पे। तो वो उपनिवेश इनके समाप्त हो गए थे, और जब वो समाप्त हुए तो इन देशों ने अपने खुद के दम पे खड़ा होना शुरू किया। तो इसे कहा जाता है इनका जागरण। और आगे है संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। संप्रभु राज्य यानी संप्रभु अपन उस राज्य को बोलते हैं जहाँ का शासन वहाँ के लोगों द्वारा किया जा रहा हो और उस राज्य पे अन्य किसी दूसरे राज्य का कोई नियंत्रण स्थापित ना हो। तो ऐसे राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में। किस वजह से? क्योंकि विश्व युद्ध से पहले यूरोपियन देशों का इन पे नियंत्रण था, वो समाप्त हो गया। जैसे भारत में 1947 में हुआ, विश्व युद्ध के पश्चात ही समाप्त हुआ था। ऐसे ही अफ्रीकन महाद्वीप में अधिक एक साथ लगभग सारे देश स्वतंत्र हुए थे, वो 1960 के करीब हुए थे। ऐसे ही एशिया में और भी, जैसे इंडोनेशिया वगैरह इधर जो देश हैं, ये भी सब बाद में ही भारत के बाद में ही आज़ाद हुए थे। तो एशिया और अफ्रीका का ये जागरण का समय माना जाता है। ये विश्व युद्ध के वजह से ही संभव हो सका, क्योंकि अगर वो विश्व युद्ध होता नहीं तो ब्रिटेन या फिर और यूरोपीय देश कमज़ोर नहीं होते और इन पे उपनिवेश बने रह जाते इससे ज़्यादा समय तक।
फिर चौथा बिंदु है साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद शॉर्ट में समझ लें। साम्यवाद यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो भी देश के संसाधन है उस पर सारा नियंत्रण देश की सरकार का होता है, यानी राज्य का नियंत्रण होता है, और सारे व्यक्तियों को अपनी जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको उतने जो भी उनको जो वस्तुओं की ज़रूरत होती है वो उनको मिलती रहती हैं। तो साम्यवादी व्यवस्था हुआ व्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है। अपने देश में समाजवादी व्यवस्था जिसमें सरकार और लोगों का दोनों का नियंत्रण है सारे संसाधनों पे। और कुछ पूंजीवादी व्यवस्था होती है जो अमेरिकन या यूरोपियन देशों में दिखती है, वहाँ पे सारे जो संसाधन है उन पे लोगों का या फिर निजीकरण जिसको बोलते हैं, निजी लोगों का ही नियंत्रण होता है, सरकार का बहुत कम नियंत्रण होता है। तो साम्यवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ था किस वजह से? क्योंकि विश्व युद्ध के पश्चात मुख्यतः दो ही देश बड़े शक्तिशाली रूप में उभर के आए थे, बाकी देश कमज़ोर हो चुके थे। तो वो देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ थे, वहाँ पे जो संघ जो वर्ल्ड में शामिल है कि बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। इन सब देशों में साम्यवादी व्यवस्था थी, और साम्यवादी का जो पुरोधा था वो रूस को माना जाता है। तो रूस उनमें से एक था। तो उसने वहाँ पे सारे विश्व के और अन्य देशों में भी इसका प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो साम्यवाद का विस्तार शुरू हो गया था रूस के शक्तिशाली होने की वजह से। पांचवा बिंदु आता है सैनिक गुटबंदी। सैनिक यानी सेना मान लें इसमें, या फिर जो इसके और हथियार वगैरह होते हैं, मिसाइल वगैरह होती हैं, या फिर फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं, इन सब को लेकर जो गुटबंदी की जाती है, यानी एक राज्य जब दूसरे राज्य के साथ जुड़ के अपना संबंध बनाता है मित्रता का, तो उसे गुटबंदी बनाए, उसे गुट बोला जाता है। गुट का सेंस का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे गुट के विरोध में बनता है, इस वजह से इसको गुटबंदी माना जाता है। तो इसमें मुख्यतः दो गुटों में बट गया था, अमेरिकन और जो सोवियत संघ वाला। तो इन दो अलग अलग गुटों में लोग देश जुड़ते जा रहे थे, और ये देश मुख्यतः जुड़ रहे थे सैनिक वजहों से, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर हथियारों की वृद्धि के लिए, या फिर सेनाओं के आपसी इस्तेमाल के लिए एक दूसरे के साथ। तो ये गुटबंदियाँ बढ़ने लग गई थी। मुख्यतः दो गुट बड़े बन के आए थे, लेकिन इसके जो नाटो गुट था 1949 में, वो नाटो बनाया था अमेरिकन प्रभुत्व में, और फिर सीटो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके बनाया गया था। और फिर वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ के नियंत्रण में बना था। सेंटो इसमें मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलके ये मुख्यतः अमेरिकन गुट का ग्रुप था। तो जो साम्यवादी गुट था उनमें से केवल वार्सा पैक्ट था इम्पोर्टेंट, बाकी नाटो, सीटो, सेंटो ये सब पूंजीवादी व्यवस्था या फिर यूरोपियन देशों के बनाए हुए गुट थे। फिर छठा बिंदु आता है शीत युद्ध। शीत युद्ध के मतलब अपन पहले समझेंगे। शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध, एक तरीके से ठंडा युद्ध यानी युद्ध को अपन दो हिस्सों में बांटेगा, गर्म और शीत यानी कोल्ड और हॉट वार। तो हॉट वार वो जिसमें कि सेनाएं आपस में लड़ रही हो आमने सामने, उसको हॉट वार कहते हैं। और कोल्ड वार वो जिसमें सेनाएं नहीं लड़ रही होती हैं, बस आपस में बातचीत में युद्ध हो रहे होते हैं विचारों में, जैसे कि गाली निकालना। अगर दो पड़ोसी आपस में गाली निकाल के लड़ रहे हैं तो वो एक तरीके से कोल्ड वार है। हॉट वार है कि आपस में भिड़ जाएं तो उसे हॉट वार कह सकते हैं। तो हॉट वार शुरू नहीं हुआ था, कोल्ड वार शुरू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। और ये शुरू हुआ था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, क्योंकि ये दो ही देश ज़्यादा शक्तिशाली उभर के आए थे, और दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। माना जाता है कि इन दो अलग अलग व्यवस्थाओं का संघर्ष था, लेकिन केवल ये बात नहीं होती, इन दोनों के अपने हित थे, अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, और इन फायदे के लिए दूसरे देशों के अपने से जोड़ के रखा हुआ था। तो ये शीत युद्ध शुरू हो गया था। सातवां बिंदु है गुट निरपेक्षता। गुट यानी जो दो गुट बन चुके थे, और निरपेक्ष यानी उनसे निरपेक्ष रहना, उनसे कोई मतलब नहीं रखना, उनके साथ नहीं जुड़ना। तो ये गुट निरपेक्षता उभर के आई, ये उन देशों में उभर के आई जो दूसरे देश थे, जो नहीं चाहते थे कि हम इन दोनों गुटों में किसी से भी जुड़कर इनके जो सैनिक या युद्ध होने की जो संभावना बनी रहती थी, उस तनाव में, उस भय में जिए। तो अपने आप को अलग रखने के इनके जो विचार थे, ये ऐसे विचारों वाले जो राज्य थे या फिर देश थे, उन्होंने आपस में मिलके एक
गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, जिसमें 1961 में ये शुरू हो गया था, जिसको नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको बोला जाता है। भारत और बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडिया का इसमें काफ़ी अच्छा रोल था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री थे। ये गुटनिरपेक्षता थी। मुख्यतः जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उन्होंने भी सोचा था कि ये भी एक वजह थी कि अभी तक नए नए आज़ाद हुए थे, तो उस समय वो युद्ध की परिस्थितियाँ मोल नहीं ले सकते थे, इनके पास इतने संसाधन नहीं थे। ये वजह भी इसका एक कारण थे। फिर 8वां बिंदु आता है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवाद समझेंगे अपन। साम्राज्यवाद यानी जो राज्यवाद होता है, जिसमें केवल अपने राज्य के ऊपर नियंत्रण होता है, अपने राज्य के संसाधनों पे ही कब्जा होता है, उन्हीं का उपयोग होता है। जब एक राज्य अपने संसाधनों से आगे बढ़ के दूसरे राज्य के संसाधनों पे भी कब्जा करने की सोचे, तब उसको बोला जाता है साम्राज्यवाद। यानी एक बड़ा राज्य है जिसको साम्राज्य कहा जाता है, अपने पहले से अपने बढ़ते आ रहे हैं अपने जो भी। तो साम्राज्यवाद यानी दूसरे देशों पे अधिकार कर लेना। और उपनिवेशवाद भी दूसरे देशों पे अधिकार है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से शासन किया जाता है कि उसकी शासन व्यवस्था पर इतना उसको अपने देश के राज्य में की सीमाओं में ना मिलाकर उसको दूसरा देश ही माना जाता है। बस वहाँ के संसाधनों का केवल प्रयोग किया जाता है, अपने जो भी लाभ हैं, जो भी हित हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्तियाँ थी विश्व युद्ध से पहले, वो ख़त्म हो गई। वजह क्या थी? ये सब करने वाले जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी राज्य यूरोपियन कंट्रीज़ थी, और यूरोपियन कंट्रीज़ विश्व युद्ध के बाद में कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोर क्यों होती है? किसी भी युद्ध के अंदर जन धन और जो भी उनका पावर होती है वो सारी ख़त्म हो चुकी होती है। इस वजह से वो इतने शक्तिशाली नहीं रह पाते कि किसी दूसरे देश में जाके वहाँ के लोगों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहाँ पे नए युद्ध मोल ले सकें। इसके बाद में 9 नंबर पे आता है महाशक्तियों की संख्या में कमी। महाशक्तियों की संख्या में कमी। महाशक्तियाँ पहले थी, किस वजह से थी? पहले जो सैनिक के जो भी हथियार थे, या फिर जो मिसाइल थी, या फिर फाइटर प्लेन थे, इन्हीं की बेस पे बनती थी, जो नॉर्मली सारे देशों के पास अवेलेबल थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में सारे देश, बहुत सारे देश थे जो आपस में, जो अलग अलग देशों पे उनके उपनिवेश भी चलते थे। तो वो ऐसी बहुत ज़्यादा संख्या में हो रखे थे, जो अपने आप को महाशक्ति के बराबर, लगभग बराबर शक्ति से रखते थे। लेकिन विश्व युद्ध के पश्चात अपने को पता है, जिन देशों के पास परमाणु बम थे, बना लिए गए, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो ये सारे देश नहीं बना सके। और इसके अलावा जो युद्ध हुआ, तो उसमें छोटे देश अपना संसाधन बहुत जल्दी गंवा चुके थे, तो वो एकदम कमज़ोर रह गए। तो विश्व युद्ध के बाद में महाशक्तियों की संख्या में कमी हो गई। और उसके बाद में मुख्यतः 4-5 बड़ी महाशक्तियाँ बनी, जिनसे जो परमानेंट मेंबर भी कहलाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो अपने को जो मोटा मोटी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ था उसका शुरुआती, आजकल जैसे रूस है। इसके अलावा चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो ये मोटा मोटी बड़ी शक्तियाँ बच गई थी, जो विश्व युद्ध के बाद में थोड़ी बहुत अपनी शक्ति बनाए रख सके। बाकी की शक्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए महाशक्तियों की संख्या में कमी इसका एक परिणाम माना जाता है। अगला बिंदु है द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। अपन समझेंगे द्विध्रुवीयता क्या होती है। द्विध्रुवीयता यानी ध्रुव, जो इसको अपन मानते हैं, पोल जिसको बोलते हैं। जैसे चुंबक के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको 2 ध्रुव बोलते हैं उसके। वैसे ही विश्व 2 ध्रुवों से हटकर बहुकेंद्रवाद यानी बहुध्रुवीय हो गया। यानी जहाँ विश्व में केवल 2 अलग अलग पोल होने की बजाय विश्व में बहुत सारे पोल बन गए। यानी इसको यूँ समझेंगे कि केवल 2 ही जगह पे शक्ति केंद्र ना होके अब शक्ति अलग अलग केंद्रों में बंट गई, इसलिए इसे बहुकेंद्रवाद कहा जाता है। कैसे बटी? युद्ध के तत्कालीन बाद में तो केवल शक्ति 2 में बटी हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन अगले 10-20 साल बाद में धीमे धीमे अपन देखते हैं कि बाकी के देश भी इनके गुटों में शामिल नहीं रहे, या फिर वो भी धीमे धीमे समय पा के शक्तिशाली होना शुरू कर दिया, और बाकी उन्होंने भी परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से अपन समझ लें, इन दोनों के पास परमाणु बम बनाए हुए हैं, तो ये अपने आप में शक्तिशाली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन परमाणु बम होने की वजह से अपन मान सकते हैं, केवल इस एक वजह से तो मान ही सकते हैं कि ये भी शक्तिशाली हैं। लेकिन और भी वजह होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं। अपने जो भारत है वो भी 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है, चीन है। तो ये सब बहुकेंद्रवाद की ओर अपना विश्व
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्थापित हो चुका है। तो ये सब बिंदु हैं, ये परिणाम थे द्वितीय विश्व युद्ध के या फिर इनके बाद की परिस्थितियों में, जिसमें जहाँ अपने वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसकी जो नई स्थितियाँ उभर के आई थी।